इतने तक कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रार्ड वाला इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। इतना कैश अगर आप जमा कराएंगे और निकालेंगे करंट अकाउंट से तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक या एनबीएफसी या पोस्ट ऑफिस वाला भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। शेयर परचेज कर लिए या बॉन्ड खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए तो कंपनियां इतने अमाउंट तक इन्फॉर्मेशन भेजती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अगर आपने इतनी लिमिट से ज्यादा की करी तो आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपने इससे ज्यादा कैश जमा कर दिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। इतने रुपए तक का सेविंग का जो इंटरेस्ट है और एफडीआर का इंटरेस्ट 26A से रिपोर्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन आज आपको ऐसी 8 ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर जाती हैं हमारे पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, चाहे वो बैंक करे, चाहे वो रजिस्ट्रार करे, चाहे वो जो शेयर्स कंपनियां वो करें। तो एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, कब कब रिपोर्ट होती हैं और अगर हमने वो ट्रांजैक्शंस कर ली हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करते वक्त। सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा आपको मैं रजिस्ट्रार, यानी कि जो हम प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी तरह की भी हो, चाहे रीसेल में हो, फ्रेश हो, कंस्ट्रक्शन में हो, कैसे भी हो, अगर आपने परचेज करी है या सेल करी है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल कह रहा हूं मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो रजिस्ट्रार होते हैं यानी कि जहां पर हम रजिस्ट्री कराते हैं जाके, वो हर एक मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब जगह का अलग अलग सिस्टम है। हमारे पैन नंबर के बेस पे रिपोर्ट करते हैं कौन सी वैल्यू आती है प्रॉपर्टी की हमारी 30 लाख या अगर उससे ऊपर है तो। यानी कि मैं सचिन अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो क्या करेगा रजिस्ट्रार, मेरे पैन नंबर के बेस पे इनकम टैक्स वालों को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि सचिन ने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, ये उसका पैन नंबर है, ये उसका एड्रेस है, इस लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा सर्कल प्राइस जो है वो रेलिवेंट है, यानी कि 30 लाख जो अमाउंट है वो अमाउंट कौन सा लेगा। जो सर्कल रेट है वो, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का रेट है सर्कल रेट 40 लाख रुपए का, मैंने उसको 25 लाख में खरीदा है तो क्या ये जाएगी? यस, ये जाएगी। भले ही मैंने उसे 25 लाख का खरीदा है, लेन देन मेरा 25 लाख का हुआ है, लेकिन क्योंकि सर्कल रेट जो है वो 40 लाख का है, उसके हिसाब से यानी कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है सरकार के हिसाब से 40 लाख की है तो इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैंने प्रॉपर्टी 30 लाख की ली है तो जाएगी जाएगी, 30 लाख से ऊपर है तो जाएगी जाएगी। सर्कल रेट रेलिवेंट है, एक्चुअल प्राइस रेलिवेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें है क्या दोस्तों, कैश पेमेंट। जब रजिस्ट्रार जो होता है जहां हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हैं, उसके अंदर अगर कोई कैश वैल्यू भी है तो वो भी वो लोग रिपोर्ट करते हैं। मेरे पास जो केस आए वो 1 लाख और 2 लाख तक के आए हुए हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि भैया 1 लाख तो कम से कम वो लोग डालते ही डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, इसके अंदर आपने 45 लाख तो दिया चेक से, 5 लाख दिया आपने कैश, तो वो जब इंफॉर्मेशन भेजेगा वो ये कहेगा कि भैया 50 लाख से ऊपर की तो प्रॉपर्टी है ही है, इसके अंदर 5 लाख रुपए का कैश भी दिया गया है या लिया गया है, ताकि क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन भी बैन है इस समय प्रॉपर्टी में, 10,000 तक का अलाउ है, तो जिसने ये कैश दिया है और लिया है 5 लाख उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स वाले को जाती है। अब इसका पर्पस क्या है दोस्तों, क्यों जाता है वो, कोई भी चीज जो 8 पॉइंट बताऊंगा क्यों डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के द्वारा। जब कभी भी हम प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, या मैं कह रहा हूं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है क्या उसकी वर्थ इतनी है भी या नहीं, क्या वो आईटीआर फाइल कर रहा है या नहीं, उसकी इतनी हैसियत है कि उसने 4-5 साल में पैसा इकट्ठा करके 50 लाख खरीद लिया है, या 25 साल की उसने खरीदी है प्रॉपर्टी, उस साल में उसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर फाइनेंशियल अच्छे हैं तो मैच कर लेगा, अगर मैच नहीं हुए तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जाएगा, पूछा जाएगा कि भैया 50 लाख का आप सोर्स बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपनी कभी आईटीआर ही नहीं भरता, उसके पास तो नोटिस पक्का जाएगा ही जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो अपनी आईटीआर भरता है लेकिन 2.5 लाख भरता है सिर्फ, जब 5 लाख माफ हुई तो 5 लाख भरनी शुरू कर दी, तो उससे भी इंक्वायरी की जाएगी कि भैया तू कमाता तो 5 लाख रुपए ही है, तूने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद कैसे ली, तू हमें अपना सोर्स बता। तो इस तरीके से रजिस्ट्रार जब भेजता है इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स वेरीफाई करता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, मुझे करना क्या है, रजिस्ट्रार के पास वैल्यू चली गई है, रजिस्ट्रार ने इनकम टैक्स को भेज दी, 50 लाख की वैल्यू मैंने दिखा दी अपनी प्रॉपर्टी में।
अब आप जब आयकर भरें, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी है और उसके अंदर ये वैल्यू दिखानी है। सबसे ज्यादा ब्लेंडर तब होता है जब मैं ये ट्रांजेक्शन तो कर लेता हूं लेकिन आयकर नहीं भरता। होता क्या है, मिसमैच आता है। रजिस्ट्रार कहता है 50 लाख की प्रॉपर्टी ली बंदे ने, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कहती है ये जीरो आदमी है, तो क्या होगा, वहां पे नोटिस आएगा ही आएगा। इन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन से आपको पास नोटिस पहुंचेगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है किसी ने आपको 50 लाख गिफ्ट दिए हो, गिफ्ट की वजह से आपने प्रॉपर्टी ली हो, लेकिन इंफॉर्मेशन तो जाएगी और नोटिस आएगा, फिर आपको कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी। तो कम से कम जब भी ये ट्रांजेक्शन करें आईटीआर जरूर भरें, जो आपका सोर्स है उसको प्रॉपर नोट करें, किसी सीए की हेल्प से इन चीजों का ध्यान रखें। तो पहला पॉइंट है दोस्तों प्रॉपर्टी की जो डिक्लेरेशन जाती है, चाहे सेल हो या परचेज। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको भी बताया प्रॉपर्टी का। मान लीजिए आपने 31 मार्च को किसी को एडवांस पेमेंट करी, तो होगा क्या दोस्तों, आप टीडीएस उसी समय काटोगे। अब अगले साल आपकी रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री में पैन गया है, तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन तब जाती है जब रजिस्ट्री होती है। आप जब पेमेंट करते हो, टीडीएस काटते हो, तब डिटेल नहीं जाती। इस केस में आपने क्या करना है, अगर आपने पेमेंट एक साल में दे दी है और रजिस्ट्री बाकी सालों में हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जिस साल में आपकी रजिस्ट्री हुई है उसी साल में ट्रांसफर माना जाता है और उसी साल आपको अपना कैपिटल गेन जो भी बनता है उसी साल दिखाना है। अगर पिछले साल टीडीएस कट गया आपका तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करिए। उस साल में आप सेल परचेज मत दिखाइएगा कि यार पेमेंट भी पूरी आ गई है, टीडीएस भी कट गया है, 26 ईयर्स में आ भी रहा है तो उसका रिफंड ले लेते हैं, दिखा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप मारे जाओगे। जिस साल आपकी रजिस्ट्री होगी उसी साल आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखाना है। जो टीडीएस कट गया है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, 21-22 में किसी का एडवांस टैक्स कट गया, प्रॉपर्टी वाला 1% जो कटता है, उसने पेमेंट करी, 1% टीडीएस काट लिया, पूरे साल किसी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब ये रजिस्ट्री होगी अगले साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो जब इस साल की आइडिया भरेगा उसके अंदर उसे कैरी फॉरवर्ड दिखा दे और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जब आइडिया भरेगा उसके अंदर उसको ट्रांसफर दिखाए, यानी कि इसकी सेल या परचेज वो दिखाए। अब अगला पॉइंट दोस्तों क्रेडिट कार्ड का। बहुत लोग इसके अंदर गलतियां करते हैं, बहुत लोग। क्रेडिट कार्ड से क्या हुआ, ला यार तू अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, ला यार तू अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, यूज कर लेता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ, डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा इसे यहाँ लगा देता हूँ, 2% कैशबैक मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, लोग तो मांगते ही हैं, कई लोग खुद भी अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, यार तू ना मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, क्यों, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं वो इस चीज को भूल जाते हैं कि भैया आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी कंपनी वाले भेजते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बताता हूं क्यों, क्या क्या भेजते हैं। अगर आपने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर दी है, यानी कि मैं पूरे साल क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, 5-6 लाख का क्रेडिट कार्ड मैंने यूज करा और उसमें मैंने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की कैश की पेमेंट कर दी, तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं कंपनी वाले। जिसका भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है वो एक आईटीआर भरते हैं। आईटीआर का मतलब इंफॉर्मेशन होती है, रिटर्न होती है उनकी भी, टीडीएस की रिटर्न होती है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है। उसमें आपका पैन नंबर, एड्रेस आता है कि इस व्यक्ति ने 1 लाख की कैश पेमेंट करी है इस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा हुआ किसी और मोड से, यानी कि 1 लाख तो या 1 लाख से ऊपर कैश वाला हो गया। अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की पेमेंट चेक से करी, यूपीआई करी, किसी भी मोड में अदर देन कैश, वो इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास जाती है। अच्छा क्यों जाती है, डिपार्टमेंट वाला यह वेरीफाई करेगा कि भैया इस व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में 10 लाख की परचेज करी होगी, 10 लाख की पेमेंट करी है। अब होगा क्या, मैच करेगा आईटीआर, फिर वो देखेगा आईटीआर, ये आईटीआर तो भरी 2.5 लाख रुपए की, कि 2.5 लाख वाला आदमी, 5 लाख की आईटीआर वाला आदमी 10 लाख की क्रेडिट की परचेज कर रहा है, कहां से कर रहा है, ब्लैक मनी होगी इसकी पक्का। पकड़ो उसको, ढूंढो, उससे वेरीफाई करवाओ कि भैया 5 लाख की तूने आईटीआर भरी है या 2.5 लाख की, जो भी था, या 7 लाख रुपए की, तू क्रेडिट कार्ड से 10 लाख तो क्रेडिट कार्ड का यूज कर गया, 10 लाख तो तूने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है। अब आप कहेंगे यार ये मेरी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त ने मोबाइल लिया था कैशबैक के चक्कर में, ये तो हमने अमेजोन पे लगाया था रिवॉर्ड के चक्कर में। कोई सुनवाई नहीं होगी, 4-4 साल बाद, 5-5 साल बाद केस लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इन सभी के अंदर 4 साल 5 साल बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं होता कि यार हमने किसको रिवॉर्ड दिए थे, उस मोबाइल का बिल कहाँ था, उसके बदले की मैंने उससे कैश ले लिया था और अपनी सैलरी से पेमेंट कर दी थी। दोस्त यारी में हम ये काम कर देते हैं। इसके ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि क्रेडिट कार्ड का बेस्ट यूज कैसे है, उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए थे, आप देख लीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड की इन पेमेंट को करते वक्त पेमेंट करने को मना नहीं है दोस्तों, कि मैं कह रहा हूं कि आप 1 लाख से ज्यादा मत करिए, यहां मत करिए,
लेकिन जब आप कर रहे हैं तो अपनी ITR को भी देख लीजिए, क्या मेरी ITR मेरी क्रेडिट कार्ड के खर्चों से मैच हो रही है। अगर 10 लाख का खर्चा ज्यादा हो भी गया है तो क्या मेरे पास का रिकॉर्ड है, क्या मैं इनकम टैक्स को सर्टिफाई कर सकता हूँ कि यार मेरे 4 दोस्त थे, चारों ने मिलकर 4-4 लाख रुपए के आईफोन लिए, या 1-1 लाख के 4 लाख के फोन लिए, एक मैंने फोन लिया है, 5 लाख मेरे घर के खर्चे थे, मैंने उनसे चेक लिया है, उसके बदले पेमेंट करी है, क्या मैंने ये रिकॉर्ड रखा। अगर ये रिकॉर्ड रखा है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर नहीं रखा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं। अब तीसरी डायरेक्शन जो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो है फिक्स डिपॉजिट्स की या RD। कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, जब अपनी इनकम दिखाता है, अब पता चल रहा है कि FDR तो करा रहा है वो 10 लाख से उससे ऊपर की, ITR वही चल रही है 2.5 लाख 5 लाख की। हो सकता है कि आपको अपने पापा से गिफ्ट मिला हो, पैसे मिले हो, रिटायरमेंट का पैसा आया हो, आपने शेयर लिया हो, दादा से मिला हो, आपने उसकी FD करा दी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन वेरीफाई जब हो जाएगा डिपार्टमेंट बोलेगा हाँ यार गिफ्ट आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा भैया कि 10 लाख का उससे ज्यादा का सोर्स क्या है। मैंने 2.5 लाख की ITR तो भरी है, लेकिन 10 लाख की जो मैंने FD कराई है वो मेरे पापा से पैसा मिला था, दोस्त से मिला था, ओल्ड सेविंग थी, क्या थी। अब लोग पता क्या करते हैं, कैश जमा करा देते हैं। 5 अकाउंटों में कैश जमा कराया, उनसे पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में लिया, वाइफ के अकाउंट से अपने अकाउंट में लिया और उसकी FD करा दी। किसने एडवाइस करी होगी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एडवाइस कर दी, FD करा दी है, लेकिन ITR कितना की भरी, 2.5 लाख रुपए की। टैक्स माफ है या 5 लाख की भर दिया, 5 लाख तक माफ है, 12.5 की रिबेट मिलती है। अब क्या होगा, बैंक वाला है, NBFC वाला, पोस्ट ऑफिस, जितने भी लोग हैं ये लोग वही भरते हैं, रिटर्न भरते हैं AIR, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कि भैया इस व्यक्ति ने FD कराई है या RD करा ली। RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, आपने हर महीने 1 लाख की करा ली, 1 लाख, पूरे साल में 12 लाख हो गए। अब 12 लाख रुपए की रिपोर्टिंग जाएगी इनकम टैक्स वाले, फिर आपके ITR से मैच करेंगे, देखेंगे कि भैया इसकी इतनी औकात है या नहीं है। तीसरा डायरेक्शन दोस्तों आपकी FD को लेके थी और RD को लेके थी। चौथा पॉइंट और सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट है सेविंग अकाउंट के अंदर कैश जमा कर देना। इसको लेके दोस्तों मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर कैश जमा कर दिया है तो किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इनकम टैक्स वाले कौन कौन से कागज मांगते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसे वीडियो देखने के बाद क्लिक करके बाद में भी आराम से तस्वीर देख लीजिएगा। अब सेविंग अकाउंट के अंदर दोस्तों क्या होगा, अगर आपने 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जमा कर दिया है कैश, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर, चाहे 5-5 हज़ार करके जमा कराओ, 1-1 लाख करके जमा कराओ, 10 लाख इकट्ठे कर दो, 2-2 हज़ार रुपये करके जमा कराओ। अगर आपके एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख या उससे ऊपर पार हो गया तो जितने भी बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है, जहाँ भी आपके अकाउंट है, वो आपके पैन नंबर के साथ भेजते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास केस आते हैं वो इस कैटेगरी के आते हैं कि भैया कैश जमा कर दिया है, कैश जमा कर दिया है। लोग सोचते हैं 5 लाख तक का कैश माफ है, ITR तो भरनी नहीं है, तो 5 लाख तक का कैश जमा कर देता हूँ मैं, 5 लाख की ITR भी भर दूंगा, उसमें दिखा दूंगा मेरी बिजनेस इनकम है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दोस्तों बहुत ही गलत धारणा है। अगर आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख भी जमा हुए हैं और आपने उसकी ITR भी भर दी है, तब भी आपको बताना पड़ेगा कि उस कैश का सोर्स क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बिजनेस करा था उससे कैश आया, आपको बताना पड़ेगा कि वो सोर्स क्या था, वो बंदा क्या था, आपने क्या प्रोडक्ट बेचा। बहुत सारे क्लाइंट मेरे को एडवाइस देते रहते हैं कि सर इस तरह से कर दें, 5 लाख मैं अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा कर देता हूँ, 5 लाख अपने अकाउंट में जमा कर देता हूँ, आप हम दोनों की ITR भर दो, 10 लाख हमारा वाइट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत धारणा है। आपको वो 5 लाख भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में उसका सोर्स क्या था, वरना आप सोचिए ना पूरा इंडिया इसी तरह वाइट कर लेगा अपनी इनकम को। आपको कितना भी कैश हो, चाहे 1 लाख हो 2 लाख हो, आपको वो बताना पड़ता है। और दोस्तों जितने भी सेविंग अकाउंट है उसका आता है, ऐसा नहीं है 5 बैंकों में 5 सेविंग अकाउंट खुलवा दिए, 2-2 लाख जमा कर दिए तो क्या वो रिपोर्ट होगा, वो भी रिपोर्ट होगा, ध्यान रखना। जितने भी माइनर के आपके अकाउंट होंगे, आप सोच रहे हो माइनर का अकाउंट खोल देता हूँ, 5,000 10,000 कुछ पैसा जमा करते रहता हूँ कैश में, पैन नंबर लगा होता है आपका उसके अंदर, तो वो भी रिपोर्ट होता है, वो भी काउंट होता है ऑटोमेटिक। बैंकिंग सिस्टम में ऐसा है कि आपके पैन जहाँ कहीं भी हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास रिपोर्टें आती हैं। हम भी कई बार हैरान हो जाते हैं कि यार कितना अच्छा सिस्टम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और बैंक वालों का भी, कि वो पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है वो भी इसके अंदर आता है, ताकि आपका जो मेन को एप्लीकेंट है उसका पैन नंबर लगा होता है। सारे बैंक बता चुका हूँ मैं, एक बैंक ब्रांच में है चाहे 2 बैंक ब्रांच में हो, वो भी इसके अंदर जाता है। तो सेविंग अकाउंट में क्या जमा कर दिया है,
उसका अगर सोर्स नहीं है तो आप मारे जाओगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि भाई जो मेरा कैश है जमा करने को पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका मुझे सोर्स पता होना चाहिए। मेरे घर में रखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैंने पिछली जो आईडी भरी उसमें कैश इन हैंड दिखाया है? अगर घर में रखा हुआ है तो कब का रखा हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम है तो मेरे पास कितनी लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। दोनों वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है सारा बताया हुआ डिटेल के अंदर, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला है कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करंट अकाउंट के अंदर। सेविंग अकाउंट के बाद अब करंट अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आप करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का जो होता है, ये रहा 50 लाख के ज्यादा का जितने भी करंट अकाउंट है, कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंक वाला भेजता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि यार सेविंग अकाउंट में तो 10 लाख जाता है, करंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, करंट अकाउंट के अंदर 10 लाख जमा करा देता हूँ, कैश है 10 या 12, क्योंकि यहाँ तो 50 लाख जाता है। अब फिर वही जुगाड़ करना शुरू कर दिया। दोस्तों करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खुलता है। अब उसमें भी अगर आप 10 लाख जमा कराएंगे, 15 जमा कराएंगे, इन्फॉर्मेशन तो वो भी जाएगी, ऐसा नहीं है, कई बार वो भी इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपको उसका भी सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया करंट अकाउंट के अंदर जमा तो 12 लाख करा है, लेकिन बिजनेस एक्चुअल में करा है या वही ब्लैक मनी ली, घुमानी शुरू कर दी। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आप उसके अंदर कैश जमा कर देते हैं, निकाल लेते हैं 50 लाख से ज्यादा का, तो वो इन्फॉर्मेशन भी जाती है। अब यहाँ पे दो दिक्कत आएंगे, आप कैश निकाल के जमा करा देते हो वो भी काउंट होता है, चाहे सेविंग अकाउंट की बात करूं चाहे करंट अकाउंट की। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निकाले और 5 लाख जमा कर दिए, वो भी काउंट होता है। या आपने एक अकाउंट से 5 लाख निकाला दूसरे अकाउंट में जमा कर दिए, वो भी काउंट होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में ऐसे काम में कर देता हूँ, उससे क्या होता है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है मेरे पास। मैं जेन्युइन हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, इमरजेंसी थी, चेक लगा हुआ था तो मैंने निकाला 10 लाख कैश, सेविंग अकाउंट में दूसरे अकाउंट में जमा कर दिया। इंक्वायरी तो आई आएगी, फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या होगा, क्या इन कैश ट्रांजैक्शन के चक्कर में मेरी बाकी ट्रांजैक्शन की भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि बताओ यार ये पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। उनके पास पूरे राइट हैं, फिर ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन इसकी गई है इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है, फिर पूरा खंगाला जाता है आपको कि भैया जो अगर चोर है तो घड़ी पहनी हुई है तो ये भी चोरी की होगी, कपड़े पहने ये भी चोरी के होंगे, जिस घर में रह रहा है खाना खा रहा है वो भी चोरी का होगा। अगर इल्जाम लग गया तो फिर सब चीजें चोरी की बन जाती है। तो ध्यान रखना आपने चीजों का कि कम से कम वो कैश विड्रॉल जमा निकालना वो ना करें, जिस यूज के लिए कैश निकाला है वहां यूज कर लें, और बार बार कैश ट्रांजेक्शन करना, निकाल के विड्रॉ करना सही नहीं है, वो लिमिट में काउंट होता है। अगला है बैंक ड्राफ्ट। कई बार लोग क्या करते हैं, कैश में बैंक ड्राफ्ट बनवा लेते हैं, हालांकि कई बैंकों में तो बंद है, लेकिन कुछ एरियो में अभी भी कैश में बैंक ड्राफ्ट या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर का कैश पेमेंट देख के डीडी बनवा लेते हैं तो वो भी रिपोर्ट होता है। सरकार चाहती है कि कैश ट्रांजेक्शन को रोका जाए। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपने कहा यार वाइट कर लेता हूँ इसको, किसी को पेमेंट करनी है, चल यार डीडी बनाया था इसका। या ज्यादा तो लोग गलती पता कहाँ करते हैं, ये प्रॉपर्टी के केस में। प्रॉपर्टी में होता क्या है, 1 करोड़ की रजिस्ट्री होनी थी, 6 लाख की इसकी स्टैंप ड्यूटी जानी है, क्या करूंगा मैं, 6 लाख का कैश दे दिया जी मैंने, लो जी। प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी आती है कैश की, सर्कल 8 से ऊपर की ज्यादातर केसों में, तो 6 लाख रुपए कैश दे दिया। उसका क्या हुआ, स्टैंप पेपर ले लिए मैंने या डीडी बनवा दिया, जो भी था उसका अलग अलग सिस्टम है। वहां क्या होगा, आपकी इंक्वायरी होगी, पकड़े जाओगे। अब दोस्तों लिमिट तो 10 लाख से ऊपर की है, 10 लाख या उससे ऊपर की, चाहे वो करंट अकाउंट हो मेरा, कैश के अंदर भी 10 लाख या उससे ऊपर की है, लेकिन 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख अगर आप बल्क में जमा कर दो तो कई बार उसकी भी रिपोर्टिंग जाती है। ऐसा नहीं है कि आईटीआर में जो मैंडेटरी है, जो भरते हैं बैंक वाले कि भैया 10 लाख से ऊपर ही जाएगा, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर ही जाएगा। मान लीजिए आपने आईटीआर नहीं भरी और आपने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 7.5 लाख रुपए लमसम जमा कर दी एक बार में, उसकी रिपोर्टिंग भी वहां जाती है, वहां वेरीफाई होता है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन वॉलंटरी वो भी जाती है। तो आप सोचो कि मैं 6 लाख एक बार में जमा कर देता हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट में, वो रिपोर्ट नहीं होगा, ये सोचना गलत है। मेरे पास केस आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सातवां पॉइंट दोस्तों, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेविंग का इंटरेस्ट। जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट आता है, और एफडीआर का इंटरेस्ट। दोस्तों पिछले साल क्या हुआ, जितने भी सैलरी वाले लोग थे, 99% सैलरी वाले अपना सेविंग का इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। कई बार वो अपने जो एफडीआर का इंटरेस्ट होता है उसके अंदर 15G या 15H जमा कर देते हैं सीनियर सिटीजन के हिसाब से या एज के हिसाब से, वो भी टीडीएस नहीं करता तो वो भी 26AS में नहीं आता है, तो किसी ने दिखाया नहीं। इनकम टैक्स वालों ने पिछले साल सबको नोटिस भेजे हैं कि जी जिसने अपना सेविंग का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है या एफडीआर का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बकायदा अमाउंट बताया है, बैंक का नाम बताया, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब बताया, और ये भी ऑफर करा कि भैया इस पर टैक्स पे कर दो वरना फिर हम टैक्स तो निकलवाना जानते हैं। सबने टैक्स भरा। काफी सारे केस मेरे पास आए थे बाहर से कि सर हमारा एक नोटिस आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपने करना क्या है,
एक अपना 26 से चेक जरूर कर लो एफडी के इंटरेस्ट के लिए। अगर उसमें आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है बैंक वाले से सर्टिफिकेट मिलता है हर साल कि सर मेरा सेविंग करना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए एक, और एक मेरा एफडी का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट दे दीजिए। एक पेज के, पेज के 2 पेज के होते हैं, उसमें टोटल अमाउंट लिखा होता है, वो आप अपने सीए को दे दीजिए। अगर वो आईटीआर भरता है, अगर खुद आईटीआर भरते हो तो उसको डाल दीजिएगा। अब आपको अपना सेविंग का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट छुपाना नहीं है, एक एक इन्फॉर्मेशन वहां जाती है। स्पेशली मोटी सैलरी वाले जिनकी सैलरी 25-30 लाख होती है वो इसमें मरते हैं। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट और मेरी कुछ एडवाइस की सीक्रेट जो आगे पॉइंट के बाद आएगी, वो मेरा है शेयर ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा सैलरी वाले बहुत मरते हैं इस केस में। सैलरी वाले क्या करते हैं, पार्ट टाइम करते रहते हैं वाला काम, और उसको आईटीआई में दिखाते नहीं कभी। कहते हैं मैंने सैलरी करी है और मुझे लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा तो केस आते हैं लॉस वाले। करोड़ों की ट्रांजेक्शन है, उन करोड़ों में उनका टैक्स ऑडिट भी होना है, ये भी नहीं पता उनको कि भैया मेरा करोड़ की टर्नओवर पहुंच गई है। उस केस में एक सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट होगी, शेयर्स की मेरी एक बैलेंस शीट बनेगी, वो भी अपलोड होनी है। इतनी बड़ी गलती, यानी कि आईटीआर में नहीं दिखाया लॉस वो अलग, टैक्स ऑडिट नहीं करा 1.5 लाख की पेनल्टी अलग से लगेगी। किसी भी सीए से बात कर लेना कि सर मैंने शेयर की ट्रांजेक्शन करी है, इतनी ट्रांजेक्शन हो गई है, लॉस हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जब आपको बताएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब है कि दोस्तों आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, बॉन्ड, डिवेंचर, अगर वो 10 लाख या उससे ज्यादा आपने खरीदे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जितनी भी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे मैं, वो फाइनेंशियल ईयर है। यानी कि फाइनेंशियल स्टार्ट कहां से होता है, अप्रैल से। मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक, मार्च यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल से, यानी कि इस फाइनेंशियल की बात करूं तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये ट्रांजेक्शन जितनी बताई है मैंने, लिमिट 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख प्रॉपर्टी में वो काउंट होती है उसके अंदर। अगर आपने ये भी कुछ लिया है शेयर वाला, म्यूचुअल फंड वाला, 10 लाख ही 10 लाख से ऊपर है, तो जो कंपनियां हैं वो एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भेजती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस व्यक्ति ने इतने के शेयर्स खरीदे हैं। अब इनकम टैक्स वाला क्या करेगा, उसको आईटीआर से मैच करेगा, क्या इसने वो ट्रांजैक्शन दिखाई है या नहीं दिखाई है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि भैया 10 लाख से ज्यादा खरीद लिया है, सैलरी है मेरी कितनी, 50,000 रुपये महीना, कितना हुआ साल का, 6 लाख रुपए। शेयर्स मैंने खरीद लिया 10 लाख का। कैसे, मैंने अपने दोस्त से उधार मांग लिए थे, यार शेयर्स में बड़ा प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, तू भी प्रॉफिट कमा ले। उसने कहा यार मैंने खोला डीमेट अकाउंट, तू मेरे ब्याह पे ट्रेडिंग कर ले। बस जैसे ही आपने काम करा मर गए आप। आपने उसके ब्याह पे क्या करा, 50 लाख की ट्रेडिंग कर ली, 50 लाख की। आईटीआर तो मेरी गई है 6 लाख की, 50 लाख की मेरी ट्रेडिंग हो गई है, इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। अब आप वहां पे एक्सप्लेन करते फिर कि मेरे दोस्त से पैसा लिया है, अच्छा दोस्त को लेकर आओ, दोस्त बोलेगा मैं तो तुमको कैश दिया था। कई बार मेरे पास केस जो आते हैं इनकम टैक्स में, कैश जमा करते रहते हैं, कैश जमा कर दिया, कैश जमा कर दिया दोस्त के अकाउंट में, और वो दोस्त है शेयर्स के अंदर इतना पागल हुआ है, कैश भी जमा कराया जा रहा है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। उसे पता ही नहीं है, नोटिस आना है 4-5 साल बाद, जब तक वो दोस्त से प्रॉफिट लेके चला भी गया होगा और सारा भुगतोगे आप, कि अब तो ना उससे शेयर मांग सकते हो, ना इनकम टैक्स में जो केस लगा उसके पैसे मांग सकते हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं होगी। वो बोलेगा यार मुझे क्या पता था, तेरा केस है तू देख ले। पैन नंबर जिसका लगा हुआ है वो मरेगा, स्पेशली सैलरी वाले। अब दोस्तों ये 8 ट्रांजेक्शन इन बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, किस किस अकाउंट से जाते हैं, क्या क्या इनकम टैक्स वेरीफाई करता है, आपने किन बातों को ध्यान रखना है। अब कुछ बातें मैं आपको अपने बताता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपर्ट सीए के कुछ सीक्रेट्स हैं, हर वीडियो में होते हैं मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। अब मेरी एडवाइस क्या है दोस्तों, जब भी आप आईटीआर भरवाएं, भाई आपने 8 ट्रांजेक्शन मैंने बताई, अब आपने कर ली, आपको पता नहीं था, लेकिन आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आईटीआर के लिए जरूर प्रोवाइड कराएं, जिससे भी आप आईटीआर भरवा रहे हैं। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अपनी आईटीआर अगर सिंपल है, सिर्फ सैलरी है, फॉर्म 16 है, तो आप खुद भर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मैंने इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स करी है, जो मैंने आपको अभी 8 बताई हैं, आप एक सी को जरूर रखिए। साल में एक बार तो आईटीआर भरनी है, 5,000 10,000 रुपये लेगा, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। उसमें देखिएगा क्या आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, आपने कैश जमा कराया हुआ है, आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, या प्रॉपर्टी का एडवांस आया हुआ है, वो सब चीजें क्या है आपसे पूछेगा, एक सही से डिसीजन लेगा और आपकी हेल्प करेगा। 26 से जरूर चेक करिए आपका AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो भी अब आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, कौन कौन से शेयर खरीदे हैं, क्या क्या शेयर बेचे हैं, क्या क्या TCS कटा हुआ है, क्या क्या TDS कटा हुआ है, वो सब आता है आईटीआर के लिए, ताकि आप उनको आईटीआर में जरूर डालें।
मैच किससे करेगा वो? इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आपके ITR से मैच करता है। अगर उसे लगता है प्राइमरी कि भैया ITR ठीक है इन्वेस्टिगेशन वाला, तो ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, उसे लगता है तो। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने करी है दोस्तों 26AS में और AIR में, उनको ITR के अंदर जरूर दिखाएं, वो मिस नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एडवांस प्रॉपर्टी का आया था, उसमें मेरा TDS कटा हुआ है, तो उसको जरूर दिखाइए कि हाँ भी कटा हुआ है, मैंने एडवांस दिया हुआ है। कॉलम आते हैं एडवांस के अंदर, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो छोटी, उसमें भी आता है। आपने अगर इसमें से कोई ट्रांजेक्शन कर ली है तो उसकी ITR जरूर भरिए दोस्तों। मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, उस 1 करोड़ से मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, TDS भी काटा मेरा, TDS तो कटेगा ही कटेगा, 1% है 50 लाख से ऊपर अगर है तो। लेकिन उस केस में मेरी ITR तो बनती नहीं है, ना मैंने इनकम कमाई ना कुछ। लेकिन फिर भी मैं ही कहूँगा कि आप अपने ITR उस साल की जरूर भरें। उसके अंदर गिफ्ट डीड मिली होगी, आपने गिफ्ट डीड बनवाई होगी, वो प्रॉपर्टी आई होगी, उसको जरूर शो करें, दिखाएं वहाँ पे, उसके एक नोट बना के रखें कि भैया गिफ्ट डीड मिली थी, मैंने ITR भरी है, ताकि जब इनकम टैक्स वाला आपकी ITR से मैच करे तो उसे कहे कि हाँ यार इसने कम से कम ITR में डिस्क्लोज तो करा हुआ है। अब इसके 2 फायदे हैं। ITR में अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज कर देते हो तो एक तो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, कि भैया ITR में डिस्क्लोज करा हुआ प्रॉपर, बात खत्म हो गई। अगर फिर भी आ जाता है तो कम से कम आपके पास पेनल्टी ही लगती है। पेनल्टी कब लगती है? जब मैंने कोई चीज चोरी करी हो। यहाँ पे मैं ITR में दिखा तो रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन दे तो रहा हूँ, मैंने चोरी तो ना करी है। हो सकता है कि आप जनरल लेमैन आदमी हैं, आप इस चीज को नहीं समझ पाए थे, आपने किसी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन थी वो मिस कर दी, कहीं पे भी उसका सोर्स नहीं रख पाए, डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख पाए, उस बंदे को नहीं ला पाए जहाँ से प्रॉपर्टी मिली थी। कोई भी वजह हो सकती है कि आपके पास कागज पूरे नहीं थे, लेकिन आपने उसे ITR में दिखाया है। और जब हम ITR में कुछ चीज दिखा देते हैं, इसका मतलब हमारी इंटेंशन टैक्स चोरी की तो नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, ITR को जरूर भरें इस चीज के लिए। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन जरूर करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और सर्कल में जितना भी है आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसको शेयर जो कीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि भैया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर मैंने कर ली है तो किस तरह से इनकम टैक्स वाला उसको देखता है और मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी लौटूंगा एक फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।